अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? अच्छा बच्चों, पहले तो आप लोग सब मुझे ये बात बता दो कि आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है। काइंडली सारे बच्चे ये ज़रा मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है सबको। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, आज जो हमने करना है, आज हमने जो कल मेडिकल ट्रीटमेंट पढ़ा था अपने पेप्टिक अल्सर डिजीज का, जो हमारा अल्सरेशन हुई थी, उसके बाद अब हमने जो है इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आना है कि हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। ये कॉम्प्लिकेशन जो आ गई है, ये अल्सर डेवलप हो गया है, तो इसको कैसे रोका जाए। बच्चों, अब ये पेपर में तो आप लोगों ने नाम लिखने हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इनकी डिटेल के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ये मैं जो जो बताऊंगा आप लोगों ने एज इट इज उन चीज़ों को याद रखना है। ये एज इट इज पूछी नहीं जाती, लेकिन ये जो है आपने पढ़नी जरूर है। कोई एमसीक्यू आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। अच्छा, सर्जिकल प्रोसीजर में जो ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीट करने की जो पहली सर्जरी है, वो है हमारे पास बिलरोथ वन गैस्ट्रेक्टमी। अब बिलरोथ वन गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है बच्चों के, आपके स्टमक को मोबिलाइज करके उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब उसके कुछ हिस्से को काट देते हैं। जब हम उसको काट देते हैं तो हमारा एसिड प्रोडक्शन वाला सिलसिला रुक जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो हिस्से को काट देते हैं उसको हम एनेस्टेमोस कर देते हैं विद आवर ड्यूडेनम। ठीक है। तो इस तरह हम इसकी बेसिकली क्या कराते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी करवा देते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। इसको हम बोलते हैं बिलरोथ वन गैस्ट्रेक्टमी। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले स्टमक को मोबिलाइज करना है, उसके बाद उसको रिजेक्ट करके उसके जो बाकी पोर्शन बच जाएगा उसको बच्चों ड्यूडेनम के साथ एनेस्टेमोस बना देना है, उसका एनेस्टेमोसिस कर देना है। तो इस एनेस्टेमोसिस को हम बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। एक चीज ये। दूसरी बात बच्चों, बिलरॉथ टू में क्या हो रहा है। बिलरॉथ टू में आपने फिर उसी तरह स्टमक को पहले मोबिलाइज कर देना है और रिजेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने वहां पे तो हमने ड्यूडेनम के साथ एनेस्टेमोसिस किया था, यहाँ पे आपने ड्यूडेनल की स्टम्प को क्लोज कर देना है। और जो स्टमक है, जो आपका मोबिलाइज स्टमक है, उसका एनेस्टेमोसिस आपने कर देना है जिजनम के साथ। इसको हम बोलते हैं बच्चों गैस्ट्रोजिजनोस्टमी। गैस्ट्रोजिजनोस्टमी। बिलरॉथ वन गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है वो भी आप लोगों को बता दिया, बिलरॉथ टू गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है ये भी बच्चों आप लोगों को बता दिए। ठीक हो गया। यहां तक बच्चों बात क्लियर हो गई है सबको? जरा प्लीज मुझे साथ साथ जवाब देती जाइएगा, ताकि जो है ना हम लोग आगे साथ साथ अपना पढ़ते जाएं। अगर किसी को नहीं समझ आई तो हम साथ ही इसको क्लियर करते। उसके बाद बच्चों जो तीसरा हमारे पास प्रोसीजर है सर्जिकल, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोजिजनोस्टमी, ये जो हमने अपने बिलरॉथ में की थी। अच्छा, बेसिकली हमने ये क्यों, ये क्या इसका क्या, ये क्यों अब ऑब्सोलीट कर दी गई है, इसको क्यों अब कहते हैं कि ये अच्छी फेवरेबल नहीं है, या इसको अबेंडन क्यों कर दिया गया गैस्ट्रोजिजनोस्टमी। अब इस प्रोसीजर में मैंने आपको बताया कि हम स्टमक को जिजनम के साथ मोबिलाइज करके इसकी एनास्टोमोसिस करा देते हैं। अच्छा, इस वजह से क्या होता था, इसका पहले फायदा देखते हैं। फायदा ये होता था कि जो रिफ्लक्स बैक आपका जो होता था ना, अल्कली का, देखो आपकी जिजनम है उसमें अल्कलाइन अल्कलिनिटी होती है, जो आपका स्टमक है उसमें होती है एसिडिटी। अब आपका जब स्टमक जिजनम के साथ हो गया अटैच, तो जो उसका अल्कली का रिफ्लेक्स होता था वो जिजनम से ऊपर स्टमक में जाता था, वहां पे जाके आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता था और आपके ड्यूडेनल एक्सपोजर को रिड्यूस करता था, मतलब ड्यूडेनम का एसिड से एक्सपोजर कम होता था, इस वजह से क्योंकि आपकी जिजनम से अल्कलाइन मटेरियल जो है वो आपका स्टमक में जा रहा है, गैस्ट्रिक में जा रहा है, वहां पे जाके आपके एसिड कंटेंट को वो वहां पे जाके न्यूट्रलाइज कर। ये तो हो गया इसका फायदा। डॉक्टर्स ने कहा कि यार इसके फायदे के साथ इसका नुकसान भी है। अब वो नुकसान क्या था, अब ये जो जुजनल लूप थी ना, जो जुजनम था,
वो डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा था एसिड के साथ, वो एक्सपोज हो रहा था एसिड के साथ डायरेक्टली, तो वहां पे स्टोमल अल्सरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो स्टोमल अल्सरेशन के चांसेस होने की वजह से डॉक्टर्स ने इस प्रोसीजर को अबंडन कर दिया कि इसके फायदे से ज्यादा इसके नुकसान ज्यादा है। इसलिए बच्चों ये प्रोसीजर ऑब्सोलीट या अबंडन हो चुका है। यहां तक बात क्लियर आ गई? सब बच्चों को समझ आ गई है ये बात? अगर किसी बच्चे को भी बात नहीं समझ आई तो मुझे वो लेक्चर के दौरान अभी पूछ ले। अगला जो प्रोसीजर है वो है वेगस डीनर्वेशन और ड्रेनेज प्रोसीजर। वेगस डीनर्वेशन का मतलब अब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वेगस नर्व को हमने जो है ना उसके साथ कोई छेड़खानी करनी है, उसको या काट देना या कुछ कर देना। अब बेसिकली मैंने आपको जब इसकी एनाटॉमी पढ़ाई थी, ये बात आपको मैंने वहां पे बताई थी कि बच्चों मेनली जो आपका एसिड प्रोडक्शन होती है वो आपकी मेनली डिपेंड करती है पैरासिम्पथेटिक सप्लाई पे। और पैरासिम्पथेटिक सप्लाई आपकी बेसिकली स्टमक की आ रही होती है वेगस नर्व से। अब जो वेगस नर्व है बच्चों, उसका क्या काम होता है, उसने मोटर इम्पल्सेस स्टमक तक ट्रांसफर करनी होती है, मतलब ट्रांसमिट करनी होती है उसने मोटर ट्रांस इम्पल्सेस को। अब जब आपने वेगस नर्व को काट दिया तो आपका एसिड नहीं बनेगा। यहां तक ये बात होगी क्लियर? जब वेगस नर्व को ही आपने डीनर्वेट कर दिया, उसकी डीनर्वेशन कर दी, तो एसिड बनना खत्म हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि वेगस नर्व ही वो नर्व है जो आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करती है, ताकि आपका जो जो इंसान के नॉर्मली जो है वो वेगस नर्व ही वो काम करती है कि आपके पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करती है, ताकि इंसान की गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। जब वेगस नर्व आप डीनर्वेशन कर दोगे या उसको काट दोगे तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्पटिंग में भी इंपेयर आ जाएगा, और इस वजह से क्या होगा कि गैस्ट्रिक स्टेसिस हो जाएगा और वॉमिटिंग हो जाएगी। गैस्ट्रिक स्टेसिस का मतलब ये कि एसिड वाली चीज का खड़ा होना। खड़े होने से मुराद ये है कि आपके स्टमक के अंदर अब फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक एसिड जो बन गया, वो तो जो बन गया, अब आपके गैस्ट्रिक जो जूस है, ये गैस्ट्रिक जो भी आपका कंटेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे रहेगा, वो ना एम्प्टी होगा ना कहीं और जाएगा, वो उसकी एम्पटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। ठीक हो गया? अब वो जब गैस्ट्रिक मतलब एक तरह से आपके स्टमक के अंदर एक समझ लो एक पानी का कंटेंट वहां पे मौजूद रहेगा। अब वो बात ठीक तो नहीं है, हमने गैस्ट्रिक एम्पटिंग तो करवानी है। तो डॉक्टर्स ने क्या सोचा कि यार गैस्ट्रिक एम्पटिंग का भी कोई तरीका निकालो ताकि इसको भी, इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जाए। चलो एसिड तो नहीं हमने प्रोड्यूस कराना क्योंकि हमारे पास आगे पेप्टिक अल्सर डिजीज का पेशेंट है। उन्होंने कहा कि यार इस गैस्ट्रिक स्टेसिस को जो है ना डेल्ट करने के लिए या इसको डील करने के लिए हमें किसी ड्रेनेज की जरूरत है। और वो ड्रेनेज क्या थी, आप उस पेशेंट के अंदर पाइलोरोप्लास्टी करा दो, पाइलोरिक स्फिंक्टर को, या आप उसकी सर्जरी करा दो, या गैस्ट्रोजिजनोस्टमी करा दो। गैस्ट्रोजिजनोस्टमी कराने से क्या फायदा होता था कि आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो जाती थी। अच्छा ये तो बात होगी। अब पाइलोरोप्लास्टी में क्या करते हैं? पाइलोरोप्लास्टी में बच्चों आप क्या करते हो, पाइलोरिक फॉर एग्जांपल आपका ये पाइलोरिक रिंग है, पाइलोरिक रिंग के अंदर आपने एक क्या करनी, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगानी है। लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगा के पाइलोरिक रिंग पे आपने उसको क्लोज कर देना है। इस वजह से आपका ये जो पाइलोरिक रिंग है ये वाइडेंड हो जाता है, ये मजीद बड़ा हो जाता है, और ये जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये ड्रेनेज इजीली करा देगा उधर के गैस्ट्रिक स्टेसेस की, तक अब वहां पे कोई चीज भी नहीं रहेगी। अगर आपने किसी पेशेंट की वेगस डीनर्वेशन करानी है, वेगस नर्व आपने उसकी काटनी है या जो उसके साथ छेड़खानी करनी है, तो आपके जहन में ये प्रॉब्लम होनी चाहिए कि पेशेंट को गैस्ट्रिक स्टेसिस का मसला हो सकता है, उसकी ड्रेनेज हम कैसे कराएंगे? या तो बच्चों आप फिर गैस्ट्रोजिजनोस्टमी करा दो या फिर आप पाइलोरोप्लास्टी करा दो। ये एज इट इज इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, दो तीन पॉइंट्स आपको बस याद होने चाहिए। ठीक हो गया?
यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो मेरे से पूछ लें। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ बच्चों? मुझे जरा प्लीज जल्दी बता दें, आप लोग मैसेज नहीं तो करते जल्दी। मैं वेगस डीनर्वेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बच्चे, वेगस डीनर्वेशन में आपने क्या करना है, मेरी बात अब जरा ध्यान से सुनो। बेसिकली आपका एसिड प्रोडक्शन आपकी हो रही पैरासिम्पथेटिक सप्लाई से। तो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई आपकी बेसिकली आ रही वेगस वेगस नर्व से। अगर आप बच्चों अपने वेगस नर्व को आप किसी पेशेंट के काट दो तो उसके अंदर एसिड प्रोडक्शन रुक जाएगी। ठीक है, ये मान लिया कि जी वेगस डीनर्वेशन करा के आपकी जो है एसिड प्रोडक्शन रुक जाएगी। लेकिन अब आपका बेसिकली वेगस नर्व का काम ये होता है कि वो पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करा के वहां की जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग करवाता है। अब जब आपकी वेगस डीनर्वेशन होगी तो एम्पटिंग नहीं होगी, तो जाहिर है वहां पे कंटेंट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे गैस्ट्रिक स्टेसिस होगी। तो उस गैस्ट्रिक स्टेसिस को डील करने के लिए बचा आप लोगों ने ड्रेनेज प्रोसीजर कराना है। वो ड्रेनेज प्रोसीजर आप लोगों का क्या होगा, वो आप लोगों का पाइलोरोप्लास्टी होगी या आप लोगों का बचा गैस्ट्रोजिजनोस्टमी होगी। ठीक हो गया। वो गैस्ट्रोजिजनोस्टमी क्या है बचा वो भी आपको बता दिया, और पाइलोरोप्लास्टी क्या है वो भी आपको बता दिया। अब बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया जी। अब बच्चों फिर उन्होंने बात की कि अगला उन्होंने एक और कुछ डीनर्वेशन के प्रोसीजर्स बताए हुए हैं, जिसमें आपके पास आ जाती है ट्रंकल वेगोटमी और ड्रेनेज। अब ट्रंकल वेगोटमी भी जैसे ऊपर प्रोसीजर किया सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें भी आपने वेगस नर्व्स को एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड करने के बाद आपने डीनर्वेशन कर देनी पेराइटल सेल्स की। जब पेराइटल सेल्स की आप डीनर्वेशन करोगे तो आपका एसिड सिक्रीट होना बंद हो जाएगा, एसिड की प्रोडक्शन रुक जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक आपने वेगस नर्व काट दी, दूसरा आपने डीप नर्वेशन पेराइटल सेल की कर दी। ये आपका एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है 90% तक। ठीक है। अब ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी कि बेसिकली वेगस नर्व जो है वो मोटर इम्पल्सेस लेके जाती है स्टमक की तरफ। वही बात इन्होंने फिर यहाँ पे कर दी कि डीनर्वेशन की वजह से गैस्ट्रिक स्टेसिस हो जाएगा, और गैस्ट्रिक स्टेसिस के लिए आपने पाइलोरोप्लास्टी करनी है, गैस्ट्रोजिजनोस्टमी करा देनी है। ये वही बातें हैं सारी। ये बच्चों तकरीबन वही स्टेप है जो इन्होंने दोबारा इन्होंने जो है ना रिपीट करके बुक में लिखा हुआ है। तो आप सिर्फ अगर इसका नाम भी याद कर लो तो मोर देन इनफ है, आपको याद करने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात है बच्चों, यहाँ पे एक थी ट्रंकल वेगोटमी, अब है सिलेक्टिव वेगोटमी। अब सिलेक्टिव वेगोटमी जैसे कि नाम से जाहिर होता है, हमने सिलेक्टेडली काम करना है। बेसिकली इसमें हमने क्या करना है, हमने सिलेक्टिव वेगोटमी में हेपेटोबिलियरी फाइबर्स और जो आपकी ब्रांचेस जा रही हैं सीलियक प्लेक्सिस की तरफ, उनको हमने प्रिजर्व कर लेना है, उनको आपने बचा लेना है। जब आपने उनको बचा लेना है तो जो सप्लाई आपकी जा रही होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और गॉल ब्लैडर की तरफ, आपने उसको भी प्रिजर्व कर लेना है। ये दो चीजें आपने इसमें प्रिजर्व करनी, एक आपने हेपेटोबिलियरी फाइबर्स को, और दूसरा जो ब्रांचिंग सेलिक प्लेक्सिस की तरफ जा रही, एक चीज ये हो गई। दूसरा जो सप्लाई जा रही बच्चों आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को, लिवर को, गॉल ब्लैडर, उनको प्रिजर्व कर लेना। अब इससे क्या होता है, आपका गॉल स्टोर फॉर्मेशन और जो आपका डंपिंग सिंड्रोम है ना उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये डंपिंग सिंड्रोम क्या है, ये आपको आगे मैं बताऊंगा कि डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम अपना अगला प्रोसीजर देखते हैं कि अब हमने क्या करना। तीसरा जो प्रोसीजर है बच्चों उसमें हमने करनी है हाईली सेलेक्टिव वेगोटमी। मतलब पहले तो जरा सिलेक्टिव की थी, हाईली सिलेक्टिव। अब इसमें क्या करना है, पहली बात आपने फिर हेपेटोबिलियरी फाइबर्स को बचाना है। दूसरा आपने एंट्रल ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व को प्रिजर्व कर लेना है। ठीक है। जो पेराइटल सेल्स होंगे ना आपके स्टमक को, सिर्फ उनको डीनर्वेटेड कर देना है, उनको आपने जो है ना काट देना है, या उसको आपने
उसके साथ छेड़खानी करनी। इसमें आपके पास जो है ना, ये जो प्रोसीजर है ना, इसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। क्योंकि एक तो इसके साइड इफेक्ट्स कम है, दूसरा इसकी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी कोई नहीं है, और दोबारा रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम है। तो ये जो आपका हाईली सेलेक्टिव वेगोटमी, ये आपका बच्चों गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये एमसीक्यू आ सकता है प्रॉफ में। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका यहां तक सारा सर्जिकल प्रोसीजर। अब बच्चों जो हमने सर्जरी कर ली है, अब सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस भी तो कोई ना कोई आएंगी ना। जाहिर है कोई कॉम्प्लिकेशन, हर सर्जरी की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। किसी में सिर्फ एम्पायमा बन जाता है, एब्सेस बन जाता है, कुछ ना कुछ जो है ना मसले आते रहते हैं। अब बेसिकली ये हम देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस पेप्टिक अल्सर डिजीज की क्या है। ये बच्चों आपने जो है ना नाम करना है। रिकरेंट अल्सरेशन एक हो सकती, बार बार अल्सर बन सकता है। ये है बच्चों डंपिंग सिंड्रोम, जिसकी मैंने बात की थी। ये आप लोगों ने अच्छे से करना। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि डंपिंग सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है। अब बच्चों डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ सिंड्रोम है जिसमें आपके पास कार्डियोवैस्कुलर और जीआईटी के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स है ना, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विगोटमी की वजह से और गैस्ट्रिक ड्रेनेज की प्रोसीजर की वजह से, जो हम अपने गैस्ट्रिक ड्रेनेज को जो प्रोसीजर यूज करते हैं ना, गैस्ट्रोजिजनोस्टमी या पाइलोरोप्लास्टी, इस वजह से आपके पास डंपिंग सिंड्रोम के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर और जीआईटी सिम्टम्स आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपके गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, एक तो आपके पास अर्ली डंपिंग की क्यों होती है और लेट डंपिंग क्यों होती है, ये भी हम आगे ये पढ़ेंगे। अर्ली डंपिंग बेसिकली बच्चों होती है हाइपोवोलीमिया की वजह से, मतलब कि उस पेशेंट के अंदर जो है फ्लूइड का लेवल कम हो गया है। और लेट डंपिंग होती है हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। अब ये किस तरह होता है, अब इसको हम जो है एक दफा डिटेल इसकी आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों अर्ली डंपिंग क्या होती है। अर्ली डंपिंग आपके खाना खाने के 5 से 45 मिनट के बाद जो आपके सिम्टम्स आएंगे, अगर आ रहे हैं, तो वो अर्ली डंपिंग होते हैं। उसमें क्या हो सकता है, पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, नोजिया, डायरिया, फ्लशिंग वगैरह होती है। अब बेसिकली हमने देखना है कि अर्ली डंपिंग होती क्यों है, उसकी कॉज क्या है अर्ली डंपिंग की। अब ये मैं आपको बताता हूँ बच्चों। अब आपने फॉर एग्जाम्पल अर्ली डंपिंग क्यों हुई है, अब इसको हम देखते हैं। आपने डिस्टल जो स्टमक है उसको आपने काट दिया, आपने सारे ड्रेनेज प्रोसीजर जो स्टमक के थे उनकी डीनर्वेशन कर दी। अब उसकी डीनर्वेशन करने की वजह से क्या होता है कि जो मील आपने खाया है, अब स्टमक तो समझ लो आपका काम नहीं कर रहा। स्टमक को हमने काट दिया, उसकी सारी ड्रेनेज को काट दिया। अब जो मील आपने खाया वो डायरेक्टली आपका स्मॉल बाउल यानी कि इंटेस्टाइन में गया। जब वो वहां पे जाएगा, तो इस फूड को अब डाइजेस्ट भी तो करना है ना, स्टमक का काम होता है डाइजेशन का। अब इस फूड को जब डाइजेशन करनी है उसकी, तो एक ह्यूज रिफ्लक्स आएगा बाइल का, पैनक्रियाटिक जूस का, और सक्सेस एंटेरिकस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली डाइजेशन के लिए आता है ह्यूज रिफ्लक्स। अब जब इसने आपकी बच्चों क्या करानी होती है, डाइजेशन। अब जब ये लार्ज फ्लूइड शिफ्ट आती है, आपका आपके पास देखो स्टमक है नहीं है, आपका सारा फूड जा रहा है आपके स्मॉल बाउल में। जब आपका सारा फूड स्मॉल बाउल में जा रहा है, जाहिर है उसको डाइजेस्ट भी तो करना है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका बाइल का रिफ्लेक्स हो रहा है, पेनक्रेटिक जूस का रिफ्लेक्स हो रहा है, इसकी वजह से एक लार्ज फ्लूइड शिफ्ट आती है। जब फ्लूइड शिफ्ट आती है, वो इनडायरेक्टली आपका फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी से, और वो इनडायरेक्टली आपका करा देता है हाइपोवोलीमिया।
हाइपोवोलीमिया बच्चों मेनली जो है ना आपके, आपका जो है ना इसके इस वजह से आपके अर्ली डंपिंग के होते हैं, क्योंकि आपकी लार्ज फ्लूइड शिफ्टिंग होती है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, और हाइपोवोलीमिया की वजह से अर्ली डंपिंग होती है। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट्स को आपने क्या जो है हदायत देनी है, आपने ऐसे पेशेंट्स को क्या करना कहना है कि वो क्या करें क्या ना करें, अब वो हम देखते हैं हमने उसको क्या कहना है। अच्छा बच्चों, ऐसे पेशेंट्स को हमने कहना है कि आप जो है ना स्मॉल ड्राई मील लो, अवॉइड, आपने पानी नहीं पीना खाने के दरमियान और खाने के बाद में, नहीं पीना, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड शिफ्ट आगे ही हो रही है, रिफ्लक्स हो रहा है, तो आपने पानी नहीं पीना फौरन। कोई भी आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेनी, और अगर कोई ले रहा है तो समटाइम हमें सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। ये तो हो गई इसकी डाइटरी मैनिपुलेशन। अब हम देख लेते हैं लेट डंपिंग हमारे पास किस वजह से हो रही है। अब हम आते हैं लेट डंपिंग की वजह से। लेट डंपिंग बेसिकली हमने पढ़ा था कि बच्चों हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके ये जो लेट डंपिंग है ये बेसिकली होती 2 से 4 घंटे के बाद, वो होती 5 से 45 मिनट के बाद, ये होती 2 से 4 घंटे के बाद। इसमें बच्चों आपके पास स्वेटिंग, ट्रेमर, डिजीनेस, फेंटिंग, पैल्पिटेशन, प्रोस्ट्रेशन, ये वगैरह मसले आपके पास आते हैं। अब लेट डंपिंग आपके पास वो कह रहा है कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होती है। क्यों? अब बच्चों बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो है ना, जब आप खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद आपके पास हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में आ जाते हैं। अब क्योंकि आपकी बॉडी में जो है ना बहुत ज्यादा रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो रही है, अब आपके पास, देखो बच्चों मेरी बात सुनो, स्टमक यहाँ पे भी रिजेक्टेड ही है, ठीक है, ये बात जेहन में रखनी है। स्टमक तो है नहीं, आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा था उसमें, आपका खाना सीधा गया स्मॉल बाउल में। जब ये कार्बोहाइड्रेट से बड़ी गजा आप लोग खाओगे और वो स्मॉल बाउल में जाएगी, वहां पे जाके लोड डालेगी स्मॉल बाउल पे, तो स्मॉल बाउल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल को। अब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जब बॉडी में ज्यादा हो गया, बॉडी को अलर्ट, अलार्म बजना शुरू हो गया कि भाई बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कम करो। अब वो कम करने के चक्रों में आपके पास बहुत ज्यादा हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी इंसुलिन की, बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज कराना शुरू कर देगा। जब बॉडी बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज कराना शुरू कर देगा उसको, इस वजह से आपका जो है हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से आपकी बॉडी में हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। तो इस हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बच्चों आपको आते हैं लेट डंपिंग के सिम्टम्स। तो इसके ट्रीटमेंट सेम टू सेम आपने अर्ली डंपिंग वाला करना है, लेकिन ये एक ड्रग है ऑक्ट्रियोटाइड, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट, ये एक देख लीजिएगा। यहां तक बच्चों अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछ ले। यहां तक अगर कोई बच्चों बात नहीं समझ आई तो पूछ लो। किसी को कोई इशू है, कोई मसला है, कोई नहीं समझ आ रही बच्चों, पूछ लो भी। बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी को प्लीज काइंडली रिप्लाई कर दिया करें बच्चों। फातिमा जलील बेटा आपको कोई इशू, महनूर आपको कोई इशू, मरियम बेटा आपको कोई इशू है, सबको अगर कोई इशू है तो बता दें। चलें फातिमा आप हमें बताएंगी, आपसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। बेटा क्या चीज मुश्किल लग रही है मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चले मरियम आप हमें बताएंगे लेट डंपिंग और अर्ली डंपिंग क्या है, क्यों होती है, बताएं हमें मरियम। अनम्यूट हो।
जो लेट डंपिंग तो जो है वो रीबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो जाती है। तो जो अर्ली डंपिंग है ना, उसमें मेरा नेट ऑफ हो गया, तो मैंने अभी रिकनेक्ट किया। मैं आपको दोबारा अर्ली डंपिंग बता देता हूँ बच्चे, कोई मसला फिर बता नहीं। हाँ जी मैं बता दें। अर्ली डंपिंग बेसिकली बच्चे हाइपोवोलीमिया की वजह से होती है। अब बेसिकली वो हाइपोवोलीमिया की वजह से क्यों होती है? तो बेटा इस वजह से होती है कि आपके पास जो है डंपिंग सिंड्रोम तो बनना ही तब है जब आपका स्टमक रिजेक्ट है। बेसिकली आपकी स्टमक की हुई होती है रिजेक्शन। स्टमक काटा हुआ है आपने, उसके डीनर्वेशन जो ड्रेनेज प्रोसीजर है वो आपने सारे डीनर्वेटेड किए हुए हैं, ड्रेनेज प्रोसीजर स्टमक का बिल्कुल आपने रोक दिया है। अब बेटा आपने जब कोई फूड खाना है तो उसको डाइजेस्ट भी तो कराना है, मेनली ये काम हमारा स्टमक करता है। जब स्टमक ये काम नहीं कर रहा तो आपने जो खाना खाया वो सीधा आपका जाएगा स्मॉल बाउल या स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल बाउल या स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है बच्चा? वो क्या करती है कि बहुत सारे ये जो आपके डाइजेशन कराने के जूसेस होते हैं, बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, इस तरह की, ये इनका बहुत ज्यादा रिफ्लक्स आता है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आते हैं ताकि फूड को डाइजेस्ट कराया जाए। इस वजह से जब ये ज्यादा आते हैं तो बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होना शुरू होता है, तो इस वजह से आपको हाइपोवोलीमिया हो जाता है। और इस हाइपोवोलीमिया की वजह से आपको अर्ली डंपिंग के वो जो सिम्टम्स आते हैं, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन वगैरह। अब बच्चे क्लियर है? मरियम बेटा अभी कोई मसला है तो पूछ लो। मानूर अगर आपको भी बच्चे कोई इशू है तो पूछ लो मेरे से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा यही हमने जो है ना मेनली यहाँ तक इसके जो है ना डिटेल पढ़नी थी, ये हमने पढ़ ली। अब आपने अगली जो है ना कॉम्प्लिकेशन का सिर्फ नाम याद करना है कि अल्कलाइन रिफ्लेक्स गेस्ट्राइटिस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये सिर्फ नेम याद करने, नो नीड टू रीड, इसको अंदर से भी पढ़ने की बच्चों जरूरत नहीं है। फिर आपके पास पोस्ट वेगोटमी डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में हमारे पास क्या आता है बच्चों? वो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है और एपेटाइट रिड्यूस हो रही है। ये बचा इसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज थी। यहां तक ही आज आपका लेक्चर था। आगे कॉम्प्लिकेशंस का कल लेक्चर होगा और उसके बाद मजीद एक लेक्चर होगा, तो आपका ये चैप्टर भी बच्चों खत्म हो जाएगा। बच्चों एक्चुअली सर्जरी ना थोड़ी लेंथी है, तो इसको जो है ना मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप लोग साथ साथ जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसे कवर अप करते जाओ। आप मुझे कहोगे कि स्पीड बढ़ानी है तो मैं बढ़ा दूंगा, मैं बस आपके लिए कह रहा हूँ। मुझे बता दें किसी को कोई मसला है तो फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं।